1980 का दशक था और मुंबई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पुलिस का शिकंजा मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कसता जा रहा था और एक एक करके गैंगस्टर्स के ठिकाने टूटने लगे थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की गोलियों ने उन अंडरवर्ल्ड डॉन्स को घुटनों पर ला दिया था जो कभी इस शहर की धड़कनों पर राज करता था। हालात ऐसे हो गए थे कि मुंबई के बड़े बड़े डॉन अब खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहां से बैठकर वो अपने नेटवर्क को बिना किसी डर के चला सके। और ये ठिकाना उन्हें भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ के किनारे बसे एक शहर दुबई में मिला। यहीं दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नामों ने अपनी जड़ें जमा ली। दाऊद इब्राहिम समेत मुंबई के कई अंडरवर्ल्ड डॉन अब दुबई से ऑपरेट करने लगे और भारत समेत दुनिया के कई देशों में अपने लीगल ऑपरेशंस पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से चलाने लगे। लेकिन दाऊद और मुंबई अंडरवर्ल्ड तो इस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दुबई धीरे धीरे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड माफियाज, ड्रग लॉर्ड्स, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स और टेरर लिंक्ड ऑपरेटिव्स के लिए एक सेफ हेवन बनता चला गया। आयरिश ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहे, बॉस्नियन गैंगस्टर जेनिस कैड्रिक, आयरिश ड्रग ट्रैफिकर क्रिस्टी केनाहिन और नारकोटिक्स ट्रैफिकर जोहानिस लीज डेकर्स जैसे दुनिया भर के दर्जनों कुख्यात लोगों ने यहां अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, विलाज और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इसे अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया। इनमें से कई पर इंटरनेशनल वारंट्स हैं, कई पर करोड़ों के इनाम हैं, लेकिन फिर भी दुबई में उनकी जिंदगी आराम से चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुबई मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स तक को चुंबक की तरह अपनी ओर कैसे खींच लाता है। दुबई का ऐसा कौन सा सिस्टम है, क्या लूप होल्स हैं और क्या प्रोटेक्शन है जो कुख्यात क्रिमिनल्स को यहाँ इतनी आसानी से पनाह मिल जाती है। और आखिर क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज भी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इन बड़े क्रिमिनल्स को दुबई से गिरफ्तार नहीं कर पाती। आज जिस दुबई की चकाचौंध देखकर दुनिया दंग रह जाती है, वहां पहले ना तो गगनचुंबी इमारतें थीं और ना ही ऐसी शानो शौकत थी, बल्कि वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत फैली हुई थी। आज से करीब 200 साल पहले दुबई मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां के लोग दुनिया भर में फेमस पर्ल पैदा करने के लिए जाने जाते थे। दुबई और उसके आसपास के इलाकों में अलग अलग शेख्स राज करते थे और इस पूरे इलाके को शेख डोम कहा जाता था। दुबई पर आबू धाबी सल्तनत का कब्जा था, लेकिन साल 1833 में मखदूम बिन बुट्टी अपने 800 सहयोगियों के साथ दुबई में आकर बस गए और खुद को वहां का राजा घोषित करते हुए इसे एक आज़ाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया। यहीं से दुबई की कहानी शुरू हुई और आज तक मखदूम बिन बुट्टी के वंशज दुबई पर राज कर रहे हैं। ये वही दौर था जब ब्रिटेन समेत कई यूरोपियन ताकतें अपनी पहुंच साउथ एशिया तक बना चुकी थीं। उस दौरान ब्रिटिशर्स भारत से लूटे सामानों को दुबई और आबू धाबी के रास्ते अपने देश तक पहुंचाते थे। ब्रिटिशर्स के लिए दिक्कत तब शुरू हुई जब इस रूट का इस्तेमाल रशिया और फ्रांस ने भी करना चाहा। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने 1892 में दुबई के साथ अग्रीमेंट करके उसे अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया। उसने दुबई को ग्लोबल पहचान दी और यहाँ के चमकीले मोती दूसरे अरब देश भारत, चीन और यूरोप तक पहुंचने लगे। ऐसे में जल्द ही पर्ल दुबई की इकोनॉमी का एक प्रमुख पार्ट बन गया और कई दशकों तक दुबई इन कीमती पर्ल्स का बड़ा सप्लायर रहा। लेकिन 1920 आते आते जापान ने इन रेयर पर्ल्स को लैब में क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिससे समुद्र की गहराइयों में मिलने वाले रेयर पर्ल्स मार्केट में पहले से 90% कम रेट पर अवेलेबल होने लगे। इससे दुबई के पर्ल्स की डिमांड गिर गई और कुछ ही सालों में दुबई के लोगों की भूखे रहने की नौबत आ गई। तब तक अरब कंट्रीज में क्रूड ऑयल की खोज हो चुकी थी और ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में तेल के विशाल भंडार मिल रहे थे। 1966 में दुबई में भी तेल मिला, लेकिन ये उनके पड़ोसियों के मुकाबले इतना कम था जैसे समंदर में कटोरी पानी हो। जहां और देशों में सैकड़ों बिलियन बैरल्स ऑयल मिला, तो वहीं दुबई में केवल 4 बिलियन बैरल्स तेल निकला। दूसरे देश तेल से अमीर बन रहे थे, लेकिन वहीं दुबई के किंग शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम चिंता में डूबे हुए थे कि अगर सिर्फ तेल पर भरोसा किया तो जल्द ही सब कुछ एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में शेख राशिद यूरोप के दौरे पर गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो दुबई को ऐसा बनाएंगे जो उसे दुनिया का गेटवे बना देगा। हालांकि रेत के ढेर पर एक चमकता शहर बसाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन सब में शेख राशिद की मदद दुबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने की। दरअसल दुबई पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है और ये चारों तरफ से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे तेल से लबालब भरे देशों से घिरा हुआ है।
इतना ही नहीं, दुबई ऐसी जगह पर है जहां अगर रूट डेवलप किया जाता तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। उस समय तक दुबई में सिर्फ छोटे बोट्स आ सकते थे। इसलिए शेख राशिद ने दुबई को एक ग्लोबल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाने के लिए दुबई क्रीक को गहरा और चौड़ा करवाना शुरू किया, ताकि दुनिया के बड़े कार्गो शिप्स दुबई में डॉक कर सकें। इसके अलावा उन्होंने दुबई में रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। इसमें उन्होंने सारा पैसा लगा दिया और तेल से कमाए पैसे भी इसी में झोंक दिए। जब इससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने अपने पड़ोसी देश कुवैत से 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग का कर्ज ले लिया। एडवाइजर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। किसी ने उनके डिसीजन को रिस्की कहा तो किसी ने उन्हें पागल कहा, लेकिन शेख राशिद अपनी धुन में लगे रहे। वो हमेशा कहते थे कि अगर वो केवल ऑयल पर डिपेंडेंट रहे तो जल्द ही सब कुछ एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना था, मेरे दादा और पिता ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन अगर हम ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसके बेटे के बेटे की नौबत फिर से ऊंट पर चलने की आ जाएगी। इसलिए जब उनके पड़ोसी देश ऑयल से मिले पैसों को अपनी आलीशान जिंदगी पर उड़ा रहे थे, तब शेख राशिद उन पैसों को दुबई को ग्लोबल कमर्शियल हब बनाने पर लगा रहे थे। और उनका यही हौसला जल्द ही दुबई को रेगिस्तान से एक चमकचमाता शहर बनाने वाला था, जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट होने वाली थी। इसी दौरान साल 1968 में ब्रिटेन ने दुबई सहित उसके सभी पड़ोसी एमिरेट्स को आज़ाद कर दिया, जिसके 3 साल बाद सभी सातों एमिरेट्स ने एक साथ मर्ज होकर दिसंबर 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नाम की एक कंट्री बना ली। तय हुआ कि अबू धाबी का शेख हमेशा यूएई का प्रेसिडेंट होगा, जबकि दुबई का शेख यूएई का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालांकि एक देश बनने के बावजूद यूएई केवल फॉरेन अफेयर को देखने वाला था, जबकि बाकी की चीज़ों पर सभी फैसले पर्टिकुलर एमिरेट के शेख ही लेते थे। साल 1972 में दुबई में पोर्ट राशिद बनकर तैयार हो गया, जिससे दुबई में कई देशों के शिप्स डॉक करने लगे और कमर्शियल एक्टिविटी तेज हो गई। शेख राशिद ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए उन शिप्स को एक्साइज एंड इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के शिप्स उनके देश में आकर रुकें। ऐसे में बाकी सभी लीगल ट्रेड्स के साथ उन दिनों दुबई में गोल्ड स्मगलिंग का धंधा भी काफ़ी तेज़ी से पनपने लगा था। भारत को आज़ाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और आज़ादी के बाद इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए गोल्ड इंपोर्ट्स पर हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। लेकिन जिनके पास पहले से पैसा था, उन्हें तो गोल्ड किसी भी कीमत पर चाहिए था। इसलिए स्मगलर्स इलीगली दुबई के रास्ते गोल्ड को भारत तक पहुंचाने लगे। यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का दुबई से राब्ता हुआ और हाजी मस्तान जैसे लोग गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग कर बेशुमार दौलत कमाने लगे। हाजी मस्तान ने इससे इतनी कमाई की कि उसके आगे मुंबई पुलिस नतमस्तक हो गई और वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। स्मगलर्स बेरूट, लंदन और ज्यूरिक के सैकड़ों टन गोल्ड दुबई के रास्ते इंडियन मार्केट तक पहुंचा रहे थे। दूसरे देशों से लीगल गोल्ड पहले दुबई तक आता और स्मगलिंग के कारण इंडिया तक पहुंचते पहुंचते इसका प्राइस सीधा डबल हो जाता। दुबई के व्यापारियों को इसमें मोटा कमीशन मिलता था। इस तरह की स्मगलिंग से दुबई का इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था कि एक बार खुद शेख राशिद ने लंदन में कहा था कि दुबई अपने सर्वाइवल के लिए स्मगलिंग रूट्स पर भी डिपेंडेंट है। शुरुआती सफलता को देखते हुए शेख राशिद ने 1979 में जेबल अने नाम का एक और पोर्ट बनवाया और इसी साल उन्होंने दुबई में 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया। शेख राशिद दुबई को दुनिया भर की कंपनियों, स्टार्टअप और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बाकी के एमिरेट्स की सोच से परे एक और बड़ा फैसला लिया। उन दिनों यूएई के सभी एमिरेट्स में फॉरेन ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड थी और वहां कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लोकल पार्टनर की ज़रूरत पड़ती थी। ये कानून दुबई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से रोकता था। इसे खत्म करने के लिए शेख राशिद ने फ्री जोन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और जेबल अली फ्री जोन जावजा की स्थापना की। फ्री जोन वो इलाका होता है जहां लाए गए गुड्स पर कस्टम ड्यूटीज़ ना के बराबर लगती है। यहाँ ना तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता है और ना ही यहाँ कोई कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेन लेबर को हायर करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है और लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ता, बल्कि वो आसानी से उसी जोन के अंदर ही मिल जाते हैं। यानी शेख राशिद ने एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया जो बेहद यूनिक था। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को शेख राशिद का मैसेज साफ था कि आओ, कमाओ और जब जाने का मन करे तो बिना टैक्स पे किए अपने देश वापस चले जाओ। इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए शेख राशिद ने दुबई के एविएशन सेक्टर में भी बड़ा बदलाव किया। उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की और एयरपोर्ट्स पर कई रनवेज बनवाए। इससे जल्द ही दुबई एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और यूरोप जाने वाली अधिकतर फ्लाइट्स के लिए रीफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। जल्द ही ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दुनिया भर के कॉर्पोरेशंस, लॉजिस्टिक्स फर्म्स और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज को अट्रैक्ट करने लगा और वो अपनी कंपनी को दुबई में शिफ्ट करने लगे।
कुछ ही समय में दुबई स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन गया। इससे दुनिया भर के बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड माफिया और क्रिमिनल्स का ध्यान भी दुबई की तरफ गया, क्योंकि वो इन फ्री जोन्स में बिना किसी रोक टोक के दुबई में गोल्ड स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, राउंड ट्रिपिंग, ट्रेड मिस इनवॉइसिंग और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते थे। माफियाओं में सबसे पहले ध्यान मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे कुख्यात माफिया और डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम का गया। उन दिनों मुंबई पुलिस ने मुंबई गैंगस्टर्स का इनकाउंटर करना शुरू कर दिया था और दाऊद इब्राहिम को भी डर था कि अगर उसने कुछ दिन और मुंबई में बिताए तो वो भी पुलिस के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो साल 1986 में मुंबई को छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया और वहीं से अपने क्रिमिनल एम्पायर को चलाने लगा। दुबई से वो ड्रग्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और क्रिकेट मैचों की सट्टेबाजी को अंजाम देने लगा। इस दौरान उसने कराची अंडरवर्ल्ड की मुहाजिर माफिया और टर्किश सिप्रिस अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लिया, जिसने उसे डी कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद की। उसने जल्द ही छोटा राजन, छोटा शकील, शरद शेट्टी और अपने दूसरे गैंगस्टर साथियों को भी दुबई बुला लिया और इनकी मदद से वहीं से मुंबई को ऑपरेट करने लगा। 1980s आते आते इंडिया पहुंचने वाले टोटल गोल्ड और सिल्वर के 30% हिस्से दाऊद के जरिए इंडिया पहुंच रहे थे, जो दुबई से ही स्मगल होते थे। उन दिनों रशियन आर्म्स डीलर विक्टर बोट ने भी दुबई को अपने आर्म्स ट्रैफिकिंग का जरिया बनाया। वो अपने आर्म्स को स्मगल करके दुबई के रास्ते ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचाता था। इस तरह दुनिया भर के रईस लोग, बड़े इन्वेस्टर्स और खूंखार माफिया धीरे धीरे दुबई आने लगे थे। शेख राशिद ने दुबई के टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा अपीलिंग और ग्लैमरस बनाने पर खास ध्यान दिया। दुनिया में जो भी चीज़ फेमस थी उसे बड़े स्केल पर दुबई में लाया गया। यहाँ कई आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किए गए और उन पर लग्जरी का खास ध्यान रखा गया। इसी बीच 7 अक्टूबर 1990 को शेख राशिद की डेथ हो गई और उनके बेटे शेख मखतूम बिन राशिद दुबई के किंग बने। उन्होंने भी अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाया और साल 2002 में उन्होंने दुबई में फॉरेनर्स को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन दे दी। ये पहली बार था जब नॉन सिटीजन्स दुबई में हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स बिना लोकल स्पॉन्सर के खरीद सकते थे। इस फैसले ने दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर को अचानक ग्लोबल कैपिटल के लिए खोल दिया। दुनिया भर से बेशुमार पैसा आने लगा और दुबई में प्रॉपर्टी प्राइजेज आसमान छूने लगी। लेकिन बदलाव सिर्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप तक सीमित नहीं था। दुबई ने अपना सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया था कि बाहर का पैसा बिना ज़्यादा सवालों के अंदर आ सके। वहाँ ओनरशिप डिटेल्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी सख्त नहीं है। दुबई अपने इन्वेस्टर्स के रियल ओनर्स के नाम कभी भी किसी एजेंसी के साथ शेयर नहीं करता है, यानी प्रॉपर्टी या कंपनी के पीछे असली मालिक कौन है ये जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे देश में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो भी दुबई में उसके एसेट्स फ्रीज नहीं होते जब तक कि कोई कंट्री फॉर्मल रिक्वेस्ट ना भेजे। यही कारण था कि अमीर बिजनेसमैन के साथ साथ दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड डॉन्स, ड्रग लॉर्ड्स और बैंकिंग फ्रॉडस्टर भी तेजी से दुबई की ओर रुख करने लगे। दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स ने देखते ही देखते दुबई को अपना ठिकाना बना लिया। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें क्रिमिनल्स अपने ब्लैक मनी से दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और जब चाहे इसे बेच सकते थे, क्योंकि दुबई को इससे कोई मतलब ही नहीं था कि उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए। यानी दूसरे देशों में काले कारोबार के जरिए कमाए करोड़ों डॉलर दुबई के रियल एस्टेट के जरिए इन्वेस्ट करके आसानी से वाइट मनी बनाए जा सकते थे। इस तरह वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुबई को न केवल एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला गेटवे बना दिया था, बल्कि इसका फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड डॉन्स, फ्रॉडस्टर्स और वर्ल्ड क्रिमिनल्स दुबई को अपना सेफ हेवन बना रहे थे। हल्के नियम कानून, नाम मात्र की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी और फ्री कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स ने मिलकर कुछ ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जो माफियाओं को भी इन्वेस्टर बनने का मौका दे रहा था। दुनिया भर के अपराधियों, गैंगस्टरों और भगोड़ों का दुबई में बसने का एक कारण यहाँ की कैश इकोनॉमी भी है। आज अधिकतर देश कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को जनता से टैक्स चाहिए, लेकिन दुबई में ना तो पर्सनल टैक्स है और ना ही वहाँ कोई डेमोक्रेसी है। दुबई को सिर्फ पैसा और इन्वेस्टमेंट चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके यहाँ आया हुआ पैसा कैसे और कहाँ कमाया गया है। ऐसे में गैंगस्टर्स दुबई में बिना किसी सवाल जवाब के प्रॉपर्टी को कैश में खरीद लेते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट डीलर से कैश में डील करता है तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जाती। हाल ही में एक कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन में एक स्वीडिश अंडरकवर रिपोर्टर ने दुबई के एक रियल एस्टेट एजेंट के सामने खुद को क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड वाले इन्वेस्टर्स की तरह पेश किया। उसने पूछा कि अगर पैसा इलिसिट सोर्स से हो तो क्या कोई दिक्कत होगी, तो रियल एस्टेट एजेंट ने साफ कहा कि उनका कंसर्न ये नहीं है कि पैसा कहाँ से आया है और बायर कौन है, उन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। इस तरह दुबई में पैसा लाना भी आसान है और उसे लीगली दिखाना भी आसान है। क्रिमिनल्स कैश में डील करके हजारों करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी में अपने ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करके वहीं बस जाते हैं। वो वहीं से अपने क्रिमिनल एम्पायर को रन करते हैं और जब उन्हें एक साथ बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ को बड़े आसानी से बेच देते हैं।
प्रॉपर्टी बेचने के बाद उससे मिले पैसों को ये लोग बड़ी आसानी से अपना इनकम सोर्स दिखाकर दुबई के बैंक में डाल देते हैं। यानी एक आदमी जो किसी देश में मोस्ट वांटेड है, वो दुबई में एक रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर है और उसे वहां कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। सबसे बड़ी चीज यह है कि यूएई के केवल 27 देशों के साथ फॉर्मल एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज है, जिसका मतलब है कि बाकी के 160 से ज्यादा देशों के अपराधी दुबई में आकर यहां इन्वेस्ट करके मजे से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। जिन देशों के साथ यूएई की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, वहां भी एक्सट्रेडिशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के रूल्स में इतने लूप होल हैं जिनका फायदा उठाकर इन अपराधियों के लॉयर उन्हें सालों तक छुपाए रखते हैं। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में दुबई कई हाई प्रोफाइल फ्रॉडस्टर्स की एक्सट्रेडिशन रद्द कर चुका है। साल 2019 में दुबई नॉन सिटीजन्स के लिए गोल्डन वीजा लेकर आई, जिसके तहत दुबई में 10 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करने वाला नॉन सिटीजन वहां 10 साल के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि 5 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करने वाला नॉन सिटीजन 5 साल के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीजा पॉलिसी ने दुबई को दुनिया के गैंगस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स के लिए एक महफूज ठिकाना बना दिया, क्योंकि अब वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके सीधे दुबई के सिटीजन बन जाते हैं और वहां के सिटीजन को मिलने वाली काफ़ी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। जब दुबई से बिना सिटीजनशिप वाले अपराधियों को एक्स्ट्राडाइट करना इतना मुश्किल है, तो फिर सिटीजनशिप देने के बाद वहां से किसी भी गैंगस्टर को पकड़ पाना कितना मुश्किल भरा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कहीं भी गलत काम करके भर भर के पैसा कमाओ और जब अपने देश में गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगे तो अपनी काली कमाई को दुबई ले आओ और यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद कर बड़े आराम से सेफ हो जाओ। ना टैक्स की चिंता, ना एक्स्ट्रेडिशन का डर, और ऊपर से यहाँ सुकून भरी आलिशान जिंदगी। ऐसे में जो शहर कभी अंडरग्राउंड ट्रेड से जिंदा था, अब ब्लैक मनी के मालिकों का पार्किंग लॉट बन चुका है। इसी वजह से आज दुबई में रियल एस्टेट की प्राइसेस आसमान छूती जा रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले दुबई में $10 मिलियन से ऊपर के 431 घर बिक चुके हैं। ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी शहर से ज़्यादा है। दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट्स की कीमतें करोड़ों में हैं। यहाँ सी फेसिंग विलास की कॉस्ट 22 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तक है, जिसकी वैल्यू 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है। लेकिन वो भी ऐसे बिक रहे हैं जैसे वो मुफ्त हों। दुनिया को दुबई का मैसेज साफ है कि क्राइम कहीं भी किया हो, मेरे यहाँ आओ, इन्वेस्टर बनो, सेफ्टी की गारंटी हम देंगे। लेकिन दुबई का एक सख्त तरीका भी है कि यहाँ इन्वेस्ट करो, लेकिन शांति से रहो। अगर शांति से रहोगे तो तुम्हें हम लग्जरियस लाइफ देने के साथ सेफ्टी भी देंगे, लेकिन यहाँ ज़रा भी गड़बड़ की तो सीधा अपने देश वापस भेज दिए जाओगे। वहाँ क्राइम को लेकर इतने सख्त नियम हैं कि वहाँ क्राइम तो दूर की बात, सोशल मीडिया पर गालियाँ लिखने पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में दुबई में दूसरे देशों के बड़े से बड़े क्रिमिनल भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP और सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज़ C4ADS ने मिलकर मई 2024 में दुबई अनलॉक नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर के नाम सामने आए। इसमें यह भी सामने आया कि किस गैंगस्टर ने दुबई में कहां और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम, आयरिश ड्रग डीलर डैनियल किनाहन, बॉस्नियन गैंगस्टर जेनिस कैडेरिक, आयरिश ड्रग ट्रैफिकर क्रिस्टी किनाहन और नारकोटिक्स ट्रैफिकर जोहानिस लेजडेकर्स ने दुबई के बुर्ज खलीफा, पाम टावर, जुमीरा बे X3 टावर और अवंती टावर जैसी पॉश जगहों में करोड़ों डॉलर के महंगे लग्जरियस अपार्टमेंट और फ्लैट खरीद रखे हैं। इनमें किसी के सिर पर अमेरिका ने तो किसी पर यूरोपियन यूनियन ने करोड़ों डॉलर के इनाम घोषित कर रखे हैं। डैनियल किनाहन ने ड्रग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जरिए करीब $1 बिलियन की संपत्ति बनाई और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। जोहानिस लेजडेकर्स भी बिलियनर है और डच अथॉरिटीज़ ने उसके सिर पर 3 लाख यूरो का इनाम रखा है। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद दाऊद इब्राहिम है। 2015 में दाऊद इब्राहिम की $6.7 बिलियन की संपत्ति आंकी गई थी। वो भले ही अब पाकिस्तान में ISI की प्रोटेक्शन में रहता है, लेकिन उसने अलग अलग कंपनीज के जरिए दुबई में $700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके ऊपर इंडिया ही नहीं, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कई तरह के केस चल रहे हैं। और जहां इंडिया ने उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर उसके सिर पर $25 मिलियन का बड़ा इनाम रखा हुआ है।
लेकिन फिर भी दाऊद की इन्वेस्टमेंट्स पर कोई आंच नहीं आई है। न जाने दुनिया के कितने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स दुबई में ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। कईयों की पत्नियां दुबई में अपनी आलीशान ज़िंदगी को इंस्टाग्राम रील्स में दिखाती है, तो कोई टिकटॉक पर अपने घरों की वीडियो अपलोड कर दुनिया की एजेंसीज का खुलेआम मजाक उड़ाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुबई इन्हें एक्सट्रेडिशन नहीं करेगा। अब तो ऐसा लगता है कि ये चमचमाता शहर क्रिमिनल्स को छुपा नहीं रहा, बल्कि उन्हें कलेक्ट कर रहा है। दुबई केवल अंडरवर्ल्ड माफियाओं का ही नहीं, बल्कि कई देशों के सैंक्शनड और फ्रॉडस्टर का भी एक महफूज ठिकाना है। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ का लोन लेकर भारत से भागकर ब्रिटेन में रह रहे नीरव मोदी ने दुबई में 11 प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। FBI मोस्ट वांटेड और क्रिप्टो क्वीन के नाम से मशहूर रोजा इग्नाटोवा के भी दुबई में छिपे होने की खबरें हैं। रोजा इग्नाटोवा पर OneCoin क्रिप्टो स्कैम से $4 बिलियन का फ्रॉड करने का आरोप है, जिसमें 3 मिलियन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था। महादेव बेटिंग ऐप से करीब 6,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उपलब में मजे की जिंदगी जी रहे हैं। सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में दर्जनों बॉलीवुड एक्टर और सिंगर्स को परफॉर्म करने के लिए दुबई बुलाया था और केवल उन पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। साल 2018 में गुप्ता ब्रदर्स ने साउथ अफ्रीका में $1 बिलियन का फ्रॉड किया और दुबई में जाकर बस गए। इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी करने के बाद दुबई ने उन्हें अरेस्ट भी किया, लेकिन जब साल 2023 में उनकी एक्सट्रेडिशन की बारी आई तो दुबई ने कानून का हवाला देकर गुप्ता ब्रदर्स को रिलीज कर दिया। दुबई द्वारा दी गई ढील और इन्वेस्टमेंट के लिए एक परफेक्ट लोकेशन होने की वजह से आज दुबई की पॉपुलेशन के 90% लोग दूसरे देशों के हैं। केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, और दुबई की सरकार ने उन्हें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रखी हैं कि वो इसके लिए कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं और ना ही डेमोक्रेसी वगैरह की मांग करते हैं। दुबई के पड़ोसी देशों में कई बार आंदोलन हो चुके हैं और समय समय पर पब्लिक प्रोटेस्ट के जरिए सत्ता बदली गई है, लेकिन दुबई में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में दुबई के लिए एक कहावत बड़ी फेमस है कि दुबई के मूल निवासियों को सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है कि वो पैदा होते ही मिलियनेयर बन जाते हैं। आज दुनिया दुबई को सक्सेस और प्रोग्रेस की शाइनिंग एग्जाम्पल के रूप में देखती है, लेकिन वहीं इसे माफिया और फ्रॉडस्टर्स ने अपनी इलिसिट एक्टिविटीज़ का सेफ हेवन बना चुके हैं। ये लोग यहाँ सिर्फ छिप नहीं रहे, बल्कि यहाँ अपनी काली दुनिया के एम्पायर्स बना रहे हैं, डील्स कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर रहते हुए अंडर द रेडार काम कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में दुबई के फ्री जोन्स ने लगभग $118 बिलियन का कंबाइंड ट्रेड वैल्यू जनरेट किया था, जो दुबई की जीडीपी का करीब 24% हिस्सा है। दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती एक्टिविटीज़ के चलते 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद UAE ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ सख्त किए, मॉनिटरिंग बढ़ाई और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स को टाइटन किया, जिसके बाद 2024 में उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि कागजों पर नियम कड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लूप होल्स अब भी मौजूद हैं और कई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए दुबई आज भी एक कंफर्टेबल सेफ हेवन बना हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।